हेलो एवरीबॉडी। ये हमारा थर्ड लेक्चर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का, जो कि न्यूमराज चुंडा बुक से हम देख रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने इस यूनिट से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स देखे और कुछ जनरल पॉइंट्स को डिस्कस किया जो डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार आती हैं। दूसरे लेक्चर में हमने सेल के बारे में देखा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में हमने देखा। ठीक, आज हम देखने वाले सेल डिवीज़न के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीज़न होता क्यों है। ये देखिए, इस सेल को आप केवल देखिए, ये एक नॉर्मल सेल है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस ही पूरे सेल को गवर्न करता है। तो सेल में ग्रोथ होती है, ये आप सभी को पता है। हम जो खाना लेते हैं वो मुंह से हम खाना खाते हैं, बट अल्टीमेटली तो वो खाना सेल के अंदर ही जाता है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो सेल में फूड जाने पे सेल का ग्रोथ होता है। तो ये साइटोप्लाज्म जब ज़्यादा होने लगता है, यानी कि न्यूक्लियस जब डिफ़िकल्ट हो जाता है न्यूक्लियस के लिए सेल को कंट्रोल कर पाना, तब क्या होता है, न्यूक्लियस सोचता है कि डिवाइड कर जाते हैं सो दैट कंट्रोलिंग ईजी हो जाए। तो सेल के न्यूक्लियस में देखिए, ये न्यूक्लियस में कुछ हलचल होनी शुरू होती है, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करने लगता है, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस खुद को डिवाइड करता है। ये देखिए, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेट कर जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस खुद को डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना। तो कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस फॉलो किया जाता है साइटोकाइनेसिस से। साइटोप्लाज्म भी खुद को डिवाइड कर लेता है और ये एक सेल से फिर अल्टीमेटली दो सेल बन जाते हैं और फिर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन हो जाता है और न्यूक्लियस फिर अच्छे से सेल को कंट्रोल कर पाता है। तो ये तो बेसिक बातें थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक, तो सबसे पहले सेल डिवीजन का डिफिनीशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। नए सेल का फॉर्म होना प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये सेल तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ना, ये वाला, और उसी में फिर हलचल होती है न्यूक्लियस में और फिर नया सेल बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। बट जैसे हमने डायग्राम में देख लिया इस फोटो में, उतना आसान नहीं होता है सेल डिवीजन में। उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उन सबको अभी हम इसी लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, तो बने रहिए लेक्चर में। सबसे पहला जान लो कि सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में जो नया सेल बनता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंटल सेल से, यानी कि नया सेल, जो दो नए सेल बन रहे होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनके जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं होता है। और ये माइटोटिक डिवीजन यूज कहाँ किया जाता है? सोमैटिक सेल्स में वेजिटेटिव ग्रोथ कराने के लिए माइटोटिक डिवीजन का यूज होता है। या फिर अगर हमारे शरीर में बात करें तो कुछ कट फट जाता है, कोई वुंड हो जाता है, तो उसको भरने के लिए भी माइटोटिक सेल डिवीजन का ही यूज होता है। और दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल जिसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो उससे क्या बन जाते हैं, चार सेल बन जाते हैं और सब में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये जेनेटिकली जो नए सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और ये मियोसिस यूज किया जाता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होता है मियोसिस का। अब हमने नॉर्मली डिफिनीशन तो देख लिया, अब माइटोसिस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, माइटोसिस क्या है, हमने अभी देखा कि एक सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, और जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है पेरेंटल सेल से। ठीक, सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल मतलब जीवन, सेल का जीवन चक्र। क्या क्या होता है उसमें? इंटरफेज होता है, माइटोसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, फिर ये दोनों सेल ग्रोथ करेंगे, ये दोनों सेल ग्रोथ करेंगे, मतलब वो इंटरफेज होगा। ग्रोथ होने के बाद दोनों सेल बड़े हो जाएंगे, तो फिर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा सेल्स पे, तो सेल में माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस होने से फिर ये सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फाइनली माइटोसिस का ही फाइनल स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस। और फिर ये साइटोकाइनेसिस होकर फिर नए दो डॉटर सेल बन जाएंगे और फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो इसी को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है इंटरफेज। इंटरफेज को हम लोग लॉन्गेस्ट स्टेज या फिर लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड है तीन स्टेजेस में। सबसे पहला है G1, जिसे हम गैप 1 भी बोलते हैं, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। ये देखिए, ये NCERT का डायग्राम है। ये हो गया M फेज और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है इंटरफेज। इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या फिर प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ है G1, यहाँ है S
और ये हो गया G2। बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत आसान है। सबसे पहला है G1 फेज। G1 फेज क्या होता है? प्री डीएनए रिप्लिकेशन फेज। तो इसी से पता चल रहा है कि G1 के बाद वाला जो है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ओके, यानी कि एस फेज का काम हो जाता है डीएनए सिंथेसिस। G2 और G1 फेज को क्या बोलते हैं? प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस फेज, यानी कि इसमें प्रोटीन एंड आरएनए बनता है, ठीक। और एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है एस फेज में। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करता है, इस वजह से ये भी एस फेज में ही बनता है। बाकी प्रोटीन्स G1 फेज में बनते हैं। फिर अपना है G2 फेज। G2 फेज को बोलते हैं पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद वाला फेज है G2, तो इस वजह से उसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज। उसमें क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन, पार्टिकुलरली कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आर सिंथेसाइज्ड। यहाँ भी प्रोटीन बन रहा था ना, बट यहाँ स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल के कंपोनेंट्स वगैरह सिंथेसाइज किए जाते हैं और आरएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पे, ठीक। G1 और G2 में बहुत सिमिलैरिटी है। और G2 को हम लोग प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद एम फेज आ रहा है। एम फेज यानी कि सेल डिवीजन। एम फेज कितने में डिवाइडेड होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इन सबको अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये इंटरफेज तो देख लिया हमने। दूसरा फेज है माइटोटिक फेज, यानी कि एम फेज। एम फेज में पहला है प्रोफेज। प्रोफेज इन माइटोटिक सेल डिवीजन स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोफेज आर एब्सेंट। इसका मतलब समझे? माइटोटिक सेल डिवीजन की अगर बात करें तो प्रोफेज के फर्दर सब डिविजन्स नहीं होते हैं, लेकिन मियोटिक सेल डिवीजन में प्रोफेज को फर्दर डिवाइडेड किया गया है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 स्टेजेस में। बट वो फर्दर डिवीजन माइटोटिक प्रोफेज में नहीं होता है। और प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियाई में, ठीक। क्रोमोजोम कंडेंस होना शुरू हो जाता है। उसके प्रोफेज के बाद कौन सा आएगा? मेटाफेज। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो कंडेंस मटेरियल है वो डिसअपियर होने लगता है और स्पाइंडल फाइबर अपीयर होने लगता है। इसका भी डायग्राम देखेंगे अभी। क्रोमोजोम्स अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे और उसी को हम लोग मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट जो होता है ये सेल हुआ और ये उसका इक्वेटर हुआ, ये इक्वेटोरियल प्लेट हुआ। इसी पे क्रोमोजोम कंडेंस हो जाते हैं। ये क्रोमोजोम हो गया। तो ये जब क्रोमोजोम कंडेंस हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। और ये मेटाफेज जो होता है इसमें शॉर्टेस्ट और थिकेस्ट क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोजोम की स्टडी हम लोग कहाँ कर लेते हैं? मेटाफेज में कर लेते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज के बाद क्या होता है? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एक दूसरे से सेंट्रोमियर के पास से और मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। उसे हम एनाफेजिक मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ डायग्राम है, हम देखेंगे अभी। बस एक बार टीलोफेज खत्म कर ले फिर डायग्राम देखते हैं हम। एनाफेज को हम स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ माइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेज होता है टीलोफेज। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में वो रीअपियर होने लगता है, इसीलिए इसको अपोजिट ऑफ प्रोफेज भी बोलते हैं। अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए आ गया डायग्राम। सबसे पहले इंटरफेज, ठीक है। ये हो गया अपना इंटरफेज। इंटरफेज के बाद यानी कि ये प्रिपरेटरी फेज हो गया। ये प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिख रहा है कहीं। सबसे पहला तो हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है, तब आता है आपका मेटाफेज। ये हो गया ना, ये इक्वेटोरियल प्लेट है और यहाँ क्रोमोजोम्स आ गए हैं तो इसको मेटाफेजिक प्लेट बोल देते हैं, पढ़ा था अभी आपने। उसके बाद अपना है एनाफेज। यहाँ क्रोमोजोम सेंट्रोमियर से सेपरेट होके क्रोमेटिड्स अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इधर और इधर। इसी मूवमेंट को बोलते हैं एनाफेजियल मूवमेंट। और फिर अपना टीलोफेज होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये देखिए आने लगा है, इस वजह से यह प्रोफेज का अपोजिट होता है। और टीलोफेज के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, एक ये और एक ये। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। डायग्राम से हमने सब कुछ रिवाइज भी कर लिया। टीलोफेज के बाद जो फाइनल होता है साइटोकाइनेसिस, डायग्राम में भी दिख रहा है ना, यहाँ टीलोफेज कंप्लीट हुआ, देन आपका साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बन रहा है। तो इट इज़ कंप्लीट, यानी कि सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, टीलोफेज भी खत्म हो गया। एट द इक्वेटोरियल प्लेट
ईआर के मेम्ब्रेनस एलिमेंट्स और प्रोडक्ट्स जो कि गोल्जी बॉडी से निकल रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट में और फिर सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और सब्सिक्वेंटली मिडिल लैमेला बना देते हैं। सेकेंड चैप्टर में जब हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा था तो वहाँ हम ईआर और गोल्जी बॉडीज दोनों ही के फंक्शन में पढ़े थे कि सेल वाल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ आपको क्लियरली दिख भी रहा है कैसे कर रहा है। ईआर के जो मेम्ब्रेनस एलिमेंट्स होते हैं और गोल्जी बॉडी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट में और सेल प्लेट में फॉर्मेशन करते हैं और सब्सिक्वेंटली मिडिल लैमेला भी बनाते हैं। सबसे बाहर मिडिल लैमेला होता है, देन प्राइमरी सेल वाल होता है, देन सेकेंडरी सेल वाल होता है और डिवाइडिंग सेल में जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल होता है उसमें सेकेंडरी सेल वाल नहीं होता। ये सब हमने लेक्चर 2 में देखा है। तो अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो फिर से जाके देख लीजिए लेक्चर 2। और इसी के साथ अपना मियोसिस कंप्लीट हुआ। हमने थियोरेटिकली भी देख लिया और डायग्राम्स में भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्म है सेल डिवीजन का। माइटोटिक सेल डिवीजन जो है वो सबसे फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था वैन बेंडेन ने 1883 में। किसमें डिस्क्राइब किया था? राउंड वॉर्म में। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राउंड वॉर्म भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ईयर भी भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मियोसिस में हमने क्या देखा था, नहीं माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि एक 2n वाले से 2 2n बन जा रहा है, वो हुआ माइटोसिस। और मियोसिस में 2n से 4 बनेंगे, n 4 सेल बनते हैं बट हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होता है नए डॉटर सेल्स में। वही यहाँ लिखा है कि 1 सोमैटिक सेल जो कि 2n होता है उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। हैप्लॉइड यानी कि n। और यह क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन होता क्यों है? क्योंकि 4 सेल बन रहे हैं तो न्यूक्लियर डिवीजन तो 2 बार होता है बट एस फेज एक ही बार होता है और एस फेज में ही जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है। तो इस वजह से एस फेज के एक बार ही होने की वजह से क्रोमोसोम आधा हो जाता है। इसका भी हम डायग्राम देखेंगे, एक बार थियोरेटिकली देख लेते हैं फिर डायग्राम देख लेंगे, याद हो जाएगा फाइनली। तो हमने देखा कि एक ही बार एस फेज होता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि मियोसिस में क्रोमोसोम रिप्लिकेशन तो एक ही बार होता है बट न्यूक्लियस डिवाइड 2 बार करता है। और मियोसिस के बारे में एक बात हमेशा ही याद रखना कि वो सिर्फ गैमिट या स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे ही होता है। नॉर्मली मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस ही होता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को ही चेंज कर दे रहा है। और स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे तो इससे स्पोर बनेगा n और n। तो फिर जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना होगा तो इनका फ्यूजन जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और उससे 2n फिर से रीस्टोर हो जाएगा। तो इस वजह से ये स्पोर फॉर्मेशन के टाइम में ही यूज़ होते हैं। और यह चूँकि सिर्फ गैमिट फॉर्मेशन में ही हेल्प करता है तो ये कन्फाइंड कहाँ होता है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, देखो मियोसिस से एक बार होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। फिर होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, उससे फिर 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। यानी कि यहाँ 2n था और यहाँ 4 n ऐसे होता है। डायग्राम में आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा बट एक बार थ्योरी भी देख ही लेते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या है? इसी में क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है, इस वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। इसमें 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं। सबसे पहला है कि फर्स्ट प्रोफेज होता है। इसमें जो भी फेजेस है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वही है बट नाम दे दिया गया फर्स्ट प्रोफेज। और सेकेंड डिवीजन वाले में जो होगा उसको प्रोफेज सेकेंड बोल देते हैं। और हमने माइटोसिस पढ़ते टाइम देखा था ना कि प्रोफेज फर्दर डिवाइडेड नहीं होता है माइटोसिस में, लेकिन ये मियोसिस में डिवाइडेड है प्रोफेज फर्दर। देखिए, दिस स्टेज इज द लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन। माइटोसिस में भी प्रोफेज ही लॉन्गेस्ट था और मियोसिस में भी प्रोफेज ही लॉन्गेस्ट है। और मियोसिस में प्रोफेज को फर्दर 5 सब स्टेजेज में बांटा गया है बट माइटोसिस में नहीं बांटा गया था। तो प्रोफेज को कौन से 5 स्टेजेज में बांटा गया है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और नीचे आएगा डाइकाइनेसिस। तो इन सबको एक बार देख लेते हैं। लिप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होता है और थ्रेड लाइक, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बकेट बोलते हैं। बकेट की तरह अपीयरेंस में हो जाता है। और आरएनए सिंथेसिस होता है लिप्टोटीन में। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस होता है और आरएनए सिंथेसिस होता है। जाइगोटीन में मेन इवेंट क्या होता है? सिनॉप्सिस होता है। यानी कि सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सिनॉप्सिस बड़ा ही क्लियर दिखेगा अभी आपको डायग्राम में, बिल्कुल ही 3D डायग्राम यूज किया जाएगा। तीसरा है पैचिटीन। पैचिटीन में 3 मेन इवेंट होते हैं, बाईवैलेंट, रेट्रार्ड और क्रॉसिंग। बाईवैलेंट यानी कि क्रोमोसोम बाईवैलेंट की तरह दिखेगा
और फिर उसके बाद टेट्राड, एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होगा उसमें 4 आर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, 1 2 3 4। एक्चुअली 2 क्रोमेटिड से मिलके एक बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बना है ना, तो ये 4 आर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को टेट्राड बोल दिया जाता है। और क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? तो प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटीन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के आर्म्स के बीच का एक्सचेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। प्लांट ब्रीडिंग का जो डिटेल लेक्चर डाला जा रहा है अभी चैनल पे, उसमें हम क्रॉसिंग ओवर को डिटेल में समझेंगे। पैचिटीन के बाद क्या होता है? डिप्लोटीन। इसमें कैजमाटा एपियर होता है। डिप्लोटीन का मेन फंक्शन क्या है? एपियरेंस ऑफ कैजमाटा। कैजमाटा क्या है? वो पॉइंट है जहां होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और फाइनल होता है डाइकाइनेसिस। इट बिगिंस आफ्टर कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा। डाइकाइनेसिस कब शुरू होता है? डाइकाइनेसिस में ही होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा होता है डाइकाइनेसिस में। इसके हिसाब से तो चैप्टर खत्म हो गया, बट जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे सेल डिवीजन बढ़िया से समझ नहीं आता है। तो अब मियोसिस का एक बढ़िया सा डायग्राम खोलते हैं। ये आ गया मियोसिस का डायग्राम। मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है। इस बुक में सिर्फ मियोसिस 1 को समझाया गया है, मियोसिस 2 को नहीं समझाया गया होगा। आप सोचेंगे क्यों नहीं समझाया गया? तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है भाई कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह ही होता है। इसको तो हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, लेकिन इसको ये मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि यह माइटोसिस जैसा ही होता है। सब कुछ एकदम माइटोसिस जैसा ही है। तो आपको हम डायग्राम में मियोसिस 1 अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहला है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर डिवाइडेड किया लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन पांचों में क्या क्या होता है मेन फंक्शन आपने अभी भी देख लिया, डायग्राम में देखिए। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट हो रहा है, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट। यहाँ भी वही मेटाफेजिक प्लेट बन रहे हैं। और जब हम मियोसिस पढ़ रहे थे, माइटोसिस पढ़ रहे थे, तो उसमें यहाँ स्पाइंडल फाइबर अटैच होता था और इसको तोड़ के खींच लेता था अपोजिट पोल्स पे। देखिए आप डायग्राम में है कि गायब हो गया डायग्राम? हाँ, ये देखिए स्पाइंडल फाइबर कैसे अटैच हुआ है। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स को सेपरेट करके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कराते हैं। तो इस वजह से क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, 2n से 2n ही बनता है। ये था माइटोसिस में। और मियोसिस में अगर हम देखें तो ये देखिए एक एक क्रोमोसोम को खींच ले रहे हैं अपोजिट पोल्स की ओर। तो जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ 2n था, टोटल 2n था ना, तो यहाँ भी 2n ही है। इस सेल में भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही है, बट यहाँ जो अब सेल बन रहा है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम आधा आधा खींच लिया गया अपोजिट पोल्स पे। आप लोग समझ पा रहे होंगे। एनाफेज में भी अगर पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है, 2n ही रहता है। टीलोफेज में भी 2n ही रहता है अगर दोनों न्यूक्लियस को कंसीडर किया जाए तो। बट टीलोफेज के टाइम पे अगर एक न्यूक्लियस का पूछ तो n हो जाता है। आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेल बन गए n और n, वो यहाँ आ गया। अब फिर उसके बाद क्या शुरू होगा? प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में वही मियोसिस माइटोसिस में जैसे हो रहा था प्रोफेज, उसी तरह से यहाँ भी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर होंगे। फिर मेटाफेज सेकेंड जो है वो माइटोसिस के मेटाफेज की तरह ही होता है। इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, इसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोल देंगे। और यहाँ क्रोमोसोम की स्टडी करना इजी होगा। फिर एनाफेज सेकेंड, ये भी माइटोसिस के एनाफेज की तरह ही है। देखिए एक एक क्रोमेटिड से स्पाइंडल फाइबर यहाँ अटैच हो रहा है ना, और एक क्रोमेटिड को इधर खींच दिए, एक को इधर खींच दिए। तो यहाँ जो n था इसमें n और n हो गया है। तो यहाँ भी n ही क्वेश्चन पूछा जाए एनाफेज में कितना होगा, तो n ही होगा। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ इक्वेशनल डिवीजन की तरह हुआ ना, माइटोसिस के एनाफेज की तरह यहाँ पे एक एक क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, और इसमें भी n रह गया, इसमें भी n रह गया। ये रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हुआ। टीलोफेज सेकेंड भी माइटोसिस के टीलोफेज के जैसा ही है। और रिजल्ट में हमारे पास 4 n बन गए, n n n n। होप क्लियर हो गया आपको दोनों डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस। एक बार फिर से हम डायग्राम से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इंटरफेज होता है सेल डिवीजन में, उसके बाद
एम फेज होता है। एम फेज में क्या क्या आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? माइटोसिस। ठीक है, ये हम माइटोसिस देख रहे हैं। माइटोसिस में इंटरफेज यानी कि ये यहाँ प्रिपरेटरी फेज होता है सेल डिवीजन के लिए। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब डिसअपियर हो जाता है और सेल के क्रोमोजोम्स वगैरह अरेंज होने लगते हैं। फिर मेटाफेज में क्रोमोजोम कंडेंस होकर इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोजोम्स आ जाते हैं, उसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोल देते हैं। और स्पाइंडल फाइबर भी अपीयर होकर क्रोमोजोम से अटैच होने लगता है। फिर एनाफेज में एक एक क्रोमेटिड, ये क्रोमोजोम होता है ना, जैसे बनाता हूँ, एक ये और एक ये, दोनों मिलके बनता है एक क्रोमोजोम। तो आधा इधर जाने लगेगा और आधा इधर जाने लगेगा, तो वहीं आधा एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोजोम बनाते हैं, इसको हम एक क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक, तो एक एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। और उसके बाद टीलोफेज में फिर से प्रोफेज का उल्टा यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगा, न्यूक्लियोलस आने लगेगा। और टीलोफेज के कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और दो 2n सेल्स बन गए, क्योंकि यहाँ 2n था। ठीक, ये सेल 2n था तो एक 2n से दो 2n सेल्स बन गए, ये हो गया माइटोसिस। और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस दो स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, यहाँ क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है। और मियोसिस सेकेंड को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, यहाँ क्रोमोजोम नंबर जितना था पेरेंट सेल में उतना ही रह जाता है। ठीक है, अब रिडक्शन डिवीजन में सबसे पहले आया प्रोफेज फर्स्ट, ये डिवाइडेड होता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में। फिर उसके बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोजोम्स आके अरेंज हो जाते हैं। फिर एनाफेज में एक एक क्रोमोजोम यानी कि दो दो क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। फिर टीलोफेज प्रोफेज फर्स्ट का उल्टा हो जाता है और उसमें न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सब अपीयर होने लगता है। और टीलोफेज फर्स्ट के बाद फिर से क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस से दो डॉटर सेल्स बन गए और यहाँ अगर क्रोमोजोम नंबर 2n था तो इसमें आधा आधा होकर n रह गया। और फिर यह मियोसिस सेकेंड बिल्कुल अभी माइटोसिस जैसे पढ़े उसी की तरह बिल्कुल सेम होता है। और दो सेल है यहाँ पे, तो एक से दो और दूसरे से भी दो, यानी कि 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और इस तरह से हमारा सेल डिवीज़न कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।